बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज्बात देखने को मिले, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल जो 10 जज का बेंच जो है हेड कर रहे हैं और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की नज़रसानी की दरख्वास्त सुन रहे हैं। मैं आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी जज्बाती हो गए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्या कहा आज, उनका कहना था कि जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया गया है हुकूमत की तरफ से, वो उन्हें फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से सज़ा देने के लिए बनाया गया है। जो बातें उन्होंने उसमें लिखी थी उसकी वजह से, साथ साथ उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि इस मुल्क में आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब, उनके हवाले से, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जब बातें सामने आती हैं तो सब चुप हो जाते हैं। किसी की जुर्रत नहीं होती बात करने की कि आपने ये प्रॉपर्टीज़ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सामने आई हैं, तो बताएं ये कहाँ से आई हैं। और जब एक जज की बात आती है तो उसकी बीवी, बच्चे और जज को जो है वो इस तरह इस केस के अंदर मुलव्विस किया जाता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज ये भी कहा कि ये तमाम तर जो केस है, फ़ारूक नसीम साहब, शहजाद अकबर साहब और दूसरे लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं हुकूमत के, जिन्होंने ये केस बनाया है और झूठ पर मबनी ये केस है। उनका कहना था कि FBI को इन्वॉल्व किया गया। FBI के चेयरमैन ने पहले उनके हवाले से, केस बनाने के हवाले से या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के हवाले से मना किया और उनको निकाल दिया गया। और फिर बनी गाला से शहजाद अकबर साहब जो पैरेलल एक गवर्नमेंट कायम किए हुए हैं, इमरान खान साहब के लिए वो काम कर रहे हैं, एसेट रिकवरी यूनिट बना रखा है जो कि वो भी गैर कानूनी है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे थे। उसने प्रेशर किया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि आप ये तमाम तर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा बनाएं जिसका सर पैर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मुल्क बनाने वालों में से हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कह रहे थे। और उनका कहने का मकसद जो था वो अपने वालिद की तरफ इशारा कर रहे थे, जो पाकिस्तान की मूवमेंट में बहुत पेश रहे थे। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि मुझे ये जजी वजी नहीं चाहिए। उन्होंने 10 जजेस के सामने उनकी तरफ इशारा करते हुए, उनके बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपनी जजी बचाने के लिए, या जब मैंने चीफ़ जस्टिस बनना है उसको बचाने के लिए ये केस आर्गू नहीं कर रहा हूँ। मैं आइन और इस इदारे यानी सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती, इसकी इज़्ज़त, इसकी तकरीम के लिए जो है वो आपके सामने मौजूद हूँ। आई डोंट केयर इफ़ आई रिमेन अ जज और नॉट। ये मेरे लिए इतनी हैसियत नहीं रखती है ये बात। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कराची के अंदर उन्होंने ज़िक्र किया, आपको याद होगा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब कराची तशरीफ़ ले गए थे और वकला की तहरीक चल रही थी, तो उस दौरान कराची के अंदर उस वक्त की हुकूमत ने, MQM की हुकूमत थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो सदर थे, तो सदर पाकिस्तान थे, तो उस वक्त ब्लॉकेट्स खड़े किए गए थे और जो लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे जहाँ पे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने आना है, तो उनको फिर टारगेट किया गया था। मेरा ख्याल 60 के करीब लोग जो हैं उसमें मारे गए थे। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जी दर्जनों लोग मरवाए गए वहाँ पे और वो जनरल साहब जो हैं वो बड़े आराम से पता नहीं अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको तो कोई किसी ने कुछ नहीं कहा गया। ये तमाम बातों का जिक्र काजी फ़ाइज़ ईसा साहब फैज़ाबाद धरने में ज़िक्र कर चुके हैं और उनके कहने के मुताबिक आज जो उन्होंने बात की, जो मुकदमा उनके ख़िलाफ़ खड़ा किया गया है, वो उसी के नतीजे में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा खड़ा किया गया है। ये जो धरने वाला केस है 2017 का केस है। खादिम हुसैन रिजवी साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने धरना दिया था, ये साथ ही इधर जंक्शन के ऊपर पिंडी और इस्लामाबाद के फैज़ाबाद में। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लेते हुए मामला सुना था, जिसके अंदर ISI को बुलाया गया था, IB को बुलाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बुलाया गया था, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, हुकूमत पाकिस्तान से जवाब मांगा गया था। उसकी क्या क्या तफसील थी, किन किन लोगों को क्या क्या अहकामात दिए गए थे, किन एजेंसियों ने अदालत की मावनत की नहीं की, किन एजेंसियों ने तहरीक लब्बैक की मावनत की
नहीं की, वो सारा कुछ उस अदालत ने, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है, और उनके कहने के मुताबिक आज जो उन्होंने बात की वो उसी का नतीजा है। ये मामला क्या था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्यों इतने जज्बाती हो गए? इससे पहले थोड़ा सा जिक्र करना ज़रूरी है कि उमर अता बंदयाल साहब का भी मुकालमा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से हुआ इसी असना में, और उन्होंने कहा कि देखिए मैं इस मुकदमे को सुन तो रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे वो मोहब्बत नहीं जिता सकता जहाँ पे इस कमरा अदालत के अंदर मैं तो सुबह रोज़ नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ करता हूँ और ये आयत पढ़ता हूँ, गालिबन चौथी आयत का उन्होंने ज़िक्र किया और कहा कि मैं रोज़ाना अल्लाह ताला के हुजूर होकर ये दुआ करता हूँ कि मैं अल्लाह ताला मुझे इस्तात दे कि मैं सही फ़ैसला कर सकूँ। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, काजी साहब आपको याद है कि जब मैंने आपसे मुलाकात की और मैंने आपको इसके बारे में क्या कहा, और इस पर काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप उस मुलाकात का इस कमरा अदालत में ज़िक्र ना करें। यानी कि एक जज साहब जो केस सुन रहे हैं काजी साहब के हवाले से, वो ख़ुद एडमिट कर रहे हैं कि इस कमरा अदालत से बाहर एक और सेटिंग्स के अंदर मेरी आपसे मुलाकात हुई और आपको याद है मैंने क्या कहा था। तो काजी साहब ने उन्हें कहा कि यहाँ पे ज़िक्र ना करें। तो उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि अगर आप जज्बाती हो सकते हैं तो मैं भी जज्बाती हो सकता हूँ। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी आपकी वाइफ से भी मुलाकात हुई थी, बेगम सरीना ईसा साहिबा से, और उनसे भी मैंने बात की थी। तो ये जो उमर अता बंदयाल साहब का इंकशाफ था इस हवाले से, ये जो बात थी इस हवाले से, वो थोड़ी सी आपको अजीब लगती इसलिए है क्योंकि वो केस सुन रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, और जजेस जो हैं वो कुछ सोशल क्रीचर्स नहीं हैं, और वो अपना डिस्टेंस वैसे ही सोसाइटी से रखते हैं क्योंकि उन्होंने इस सोसाइटी के अंदर जो तनाज़ात, जो मामलात आते हैं उनका फ़ैसला करना होता है। फैज़ाबाद धरना एक मिसाल है इसकी एक बड़ी, तो वो कैसे फ़रीक़ैन के साथ मिल सकते हैं? तो ये आज उमर अता बंदयाल साहब ने बात की, तो जिससे बहुत हैरत हुई लोगों को जो इस केस को सुन रहे थे। लेकिन इसकी बड़ा सवाल तो है ये कि आप क्या एक शख्स से या फरीक से उसके केस से हट के मुलाकात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी बावर करवानी होगी आपको कि ये एक अपनी नौइयत का वाहिद केस है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का, जिसके अंदर एक जज जो है वो ख़ुद वकील बन के अपना ही केस अपने ही बरादर जजों के सामने पेश कर रहा है, और उनकी अहलिया जो हैं वो भी वहाँ पे खड़ी हुई हैं, और उनकी अहलिया से भी जजेस जो हैं वो इस तरह सवाल करते हैं जैसे कि वो पिछले 50 साल से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास करके मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो हैं कानून पढ़ाती रही हैं और अदालत के सामने पेश होती रही हैं। इस टफ़ क्वेश्चंस बाज़ दफ़ा उनके साथ किए जाते हैं। तो उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनकी हालत जो है वो देखने के काबिल होती है। वो अपनी कुर्सी से उठ के कभी रोस्ट्रम पे जाते हैं, रोस्ट्रम से वापस आते हैं, लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। इस तरह महसूस हो रहा होता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो ऐसी मछली है जो पानी से बाहर आ गई हुई है, और इस तरह कमरा अदालत के अंदर बाज़ दफ़ा जो है माहौल पैदा हो जाता है। तो जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आसिम सलीम बाजवा साहब, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से कमेंट किया, फैज़ाबाद धरने के हवाले से कमेंट किया, ये उसके बाद आया जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सरीना ईसा साहिबा को कहा कि आप ना सिर्फ पहली दफ़ा पेश हुई हैं बल्कि पहले भी इससे पेश हो चुकी हैं, और आप पेश होके अदालत के सामने अपना स्टेटमेंट दे चुकी हैं। ये मामला क्या था? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने और क्या क्या फरमाया, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरीना ईसा साहिबा ये नुक्ते की वजाहत कानूनी की कर रही थी कि अदालत के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो उन्हें सुने बग़ैर, ये ड्यू प्रोसेस की बात कर रही थी, आर्टिकल 10 की बात कर रही थी जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से आर्टिकल है और जो कहता है कि नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि आप किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं दे सकते जब तक आप उसको सुन ना लें। और ये कोई सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, पाकिस्तान की बात नहीं है, हाई कोर्ट्स की बात नहीं है, मातहत अदालतों की बात नहीं है, फैमिली कोर्ट्स की बात नहीं, ये यूनिवर्सल बात है कि आप जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर रहे होते हैं या कोई एक्शन ले रहे होते हैं अदालत के अंदर, तो उसको सुनना ज़रूरी है।
ये जुज़्व है उसका, हिस्सा है उसका। तो सरीना ईसा साहिबा कह रही थी आपने मुझे कब सुना, आपने तो एफबीआर को जाके कह दिया कि ये मामलात देखें इनके टैक्स के और ये करें वो करें, तो आप ये नहीं कर सकते थे। जिस पे मुनीब अख्तर साहब का कहना था कि सरीना ईसा साहिबा आप स्टेटमेंट पहले अदालत के सामने दे चुकी हैं, वो पढ़ें। तो सरीना ईसा साहिबा का कहना था कि मैं बतौर उस वक्त पार्टी नहीं थी, मेरे वालिद साहब जो थे वो बहुत अलील थे, उस वक्त बिस्तर करीबुल मर्ग थे। उन्होंने कहा कि जाइए अपना नाम जो है आप क्लियर कीजिए, इस वजह ज़रूरी मुझे आना पड़ा। और उस वक्त उनकी आवाज़ बाहर आई और वो बाकायदा रोने लगी। उनका लहजा जो था जब वो बात कर रही तो पता चल रहा था बाकायदा कि आंसू टपक रहे हैं उनकी आंखों से। उनकी बेटी उनके साथ खड़ी हुई उनको दिलासा देती रही। उस वक्त काजी फायज़ ईसा साहब उठे और उन्होंने कहा कि मुझे ये जजी वजी की ज़रूरत नहीं है, मैं अदालत के लिए और आइन की तकरीम के लिए यहाँ पे आया हूँ। और फिर उन्होंने ये बातें की कि मुझे किस किस बात की सज़ा दी जा रही है। फैज़ाबाद धरने का उन्होंने जिक्र किया। हम धरने के हवाले से एक अलहदा व्लॉग करेंगे, काजी फायज़ ईसा साहब ने उसके अंदर क्या कहा था और क्या नहीं कहा था, क्योंकि वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड के तौर पर सर्व कर सकता है जो इस वक्त केस हो रहा है। तो जो मुकालमा जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ बाद में हुआ वो भी इसी के नतीजे में था। उमर अता बंदयाल साहब का कहना था कि अगर आप जज्बाती हो सकते हैं तो मैं भी जज्बाती हो सकता हूँ। इससे पहले सरीना ईसा साहिबा जो हैं वो मुकदमे के हवाले से अपने आर्गूमेंट्स जो हैं वो देती रही हैं। और मैं आपको बताऊं आज जब मुकदमा शुरू हुआ तो 11:30 बजे का टाइम होता है। तो कल जब हम कमरा अदालत की तरफ गए तो मेरा ख्याल है 5-7 मिनट लेट हुआ होऊंगा, तो अदालत मौजूद थी 11:30 बजे एंड लाइक क्लॉक वर्क। जजेस आ चुके हुए थे और वो केस सुनना शुरू कर चुके हुए थे। लेकिन आज जब हम कमरा अदालत में ठीक 11:30 में 5 मिनट रहते थे बजने में हम पहुँचे तो अदालत नहीं थी। 10 मिनट बाद भी नहीं आई, 20 मिनट बाद भी नहीं आई। आधा घंटा बाद यानी कि 11:30 बजे के टाइम के बाद अदालत आज आई। और जब जजेस कमरा अदालत में आए तो बैठते ही सबसे पहले जस्टिस मकबूल बाकिर साहब उन्होंने सरीना ईसा साहिबा से कहा कि आप अपने मुकदमे को आर्गूमेंट को बहुत फोकस रहिए और बेशक अगर आप चाहती हैं तो बुलेट पॉइंट्स जो हैं उसके बना के अदालत को दे दें और हम जो है उनको दूसरी साइड को भी मौका दें ताकि ये मुकदमा जो है अपने लॉजिकल एंड की तरफ जा सके। और ये वो बात दोहराते रहे हैं थ्रू आउट द प्रोसीडिंग्स। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वक्त के हवाले से कोई ख़ास जस्टिस मकबूल बाकिर साहब को तशवीश है कि इस मुकदमे के अंदर अगर ख़ास हद से ज़्यादा ये मुकदमा लटक गया तो फिर शायद लटकता ही रहे। इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है या है कि एक जज साहब की रिटायरमेंट की डेट जो है वो नज़दीक आ रही है। अगर वो जज साहब इस बेंच में से निकल जाते हैं तो इस मुकदमे की फिर जो कॉम्पोजिशन होगी वो बदल जाएगी। एक जज साहब और आ जाएंगे, उनका अपना व्यू होगा, उनके अपने सवालात होंगे उनके जहन के अंदर, अब कुछ और मामलात वो किस तरफ क्या फ़ैसला करेंगे, उसके बाद बेंच कब बनेगा। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं मेरा ख्याल है इसके अलावा भी शायद कोई बातें हों जिनका हमें इल्म नहीं है। वो मकबूल बाकिर साहब उस तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँ आई वुड से कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़ाया होती हुई हमें नज़र आई। कमरा अदालत के अंदर एक वाज़ेह हिदायत मकबूल बाकिर साहब पास कर रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि जल्दी कर लें, इसको वाइंड अप कर लें, दूसरी साइड को हम बुला लें ताकि मामला जो है वो अपने लॉजिकल एंड की तरफ जाए। लेकिन ये जब जज्बात आ जाते हैं, जब आर्गूमेंट सियासी हो जाता है, जब और मामलात की तरफ निकल जाता है तो फिर मुकदमा जो है वो सिमटता नहीं, फैलता हुआ ही नज़र आता है। लेकिन इसकी एक वजह यह भी है कि ये खालिसतन कोई ऐसा मामला नहीं है जो दो फरीकैन के दरमियान बिज़नेस की पार्टनरशिप के ऊपर है या किसी दीवार के ऊपर है या इसके अंदर कोई दो अफराद जो हैं झगड़ पड़े। ये ऐसा मामला नहीं है। इसके अंदर सियासत, इसके अंदर कानून, इसके अंदर आइन, इसके अंदर अदलिया की इंटेग्रिटी
ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर, और इस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर इस मुकदमे के अंदर फैसला होना है। ये कोई आम मुकदमा नहीं है। तो एक जो बार बार मुल्क की सियासत या इस्टेब्लिशमेंट या जर्नल्स या धरने की तरफ ये मामला चला जाता है, ये इसीलिए चला जाता है, इसकी अपनी एक ख़ास अहमियत और नौयत इस केस की मौजूद है। अब मैं आपको लेकर आऊँगा सरीना ईसा साहिबा ने जो आज आर्गूमेंट किए हैं उस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या आज कोर्ट में हुआ है। उन्होंने कहा कि आपने कल कहा था कि मुझे जो एफबीआर का जो ऑर्डर है वो दिया जाएगा। उन्होंने कहा, सरीना ईसा साहब, ये कल की बात है, कल अदालत ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से उन अफसर साहब की रिपोर्ट मंगवा ली थी जिन्होंने बेंच के कहने के ऊपर सरीना ईसा साहिबा को बुलाया था। तो सरीना ईसा साहिबा कह रही थी कि अदालत के पास तो ये इख्तियार ही नहीं था कि आप कहते कि जी एफबीआर जो है फ़लाँ शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, फ़लाँ शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, इसका आपके पास इख्तियार नहीं था। उन्होंने इसकी मिसाल जो है वो ड्यू प्रोसेस के हवाले से दी, और उन्होंने कहा कि ड्यू प्रोसेस जो है वो तो प्रोवाइड मुझे नहीं किया गया और ना ही मुझे सुना गया, और ना ही आपके पास ये इख्तियार मौजूद था कि आप उनको कहते कि मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जो एफबीआर के दरमियान और एक टैक्स पेयर के दरमियान जो मामलात होते हैं वो कानून से प्रोटेक्टेड होते हैं। आप उसके अंदर कानून की वायलेशन जो है वो नहीं कर सकते, और बाहर से आके ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर ये होना है और इसके अंदर ये नहीं होना। उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो है ना सिर्फ कानूनी एक मुकदमा खड़ा हो गया, बल्कि मीडिया के अंदर बोल टीवी जैसे प्लेटफॉर्म से मेरे ख़िलाफ़ हर्जा सराई की गई और तरह तरह की बातें की गई। मुख्तलिफ़ लोगों ने आके जो है मुख्तलिफ़ तरह से इस मामले को घसीटा। ये तमाम तर मुझे सहना पड़ा, और उनका कहना था कि इस मुकदमे के किरदारों के अंदर शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं, फ़ारूक नसीम साहब वज़ीर कानून मौजूद हैं, अब वो पता नहीं कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, चले गए हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं, उन्होंने कहा कि इस केस के अंदर मुलव्विस हैं, जिसकी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं इस केस की वजह से हज़ारों दफ़ा मरी हूँ, हज़ारों दफ़ा ज़िंदा हुई हूँ। शर्म आती है मुझे जिस किस्म के इल्ज़ामात लोग लगाते हैं और जो लोग बातें करते हैं, लेकिन किसी को इस बात का एहसास ही नहीं। और उन्होंने कहा कि ये कैसा केस है कि जिसके अंदर एक जज और उसकी बीवी जो है, उसकी बीवी को ही कहा जा रहा है कि आओ तुम ज़रा अपने टैक्स के मामलात जो हैं वो क्लियर करवाओ, बाकी लोग जो हैं क्या मुबर्रा हैं इससे। उन्होंने इमरान खान साहब के केस का कल भी जिक्र किया था, और आज भी उन्होंने इमरान खान साहब के केस का जिक्र किया कि उनको तो वो तो सादिक और अमीन बन गए हुए हैं, और उनकी 3 बीवियां और 3 बच्चे जो हैं वो फिर उनका हिसाब भी दें। तो ये 3 बीवियां और 3 बच्चों वाली बात उन्होंने कल की थी, आज उन्होंने इमरान खान का भी जिक्र, उनके केस का ज़िम्नन जिक्र आज दोबारा फिर दोहराया था। उन्होंने कहा कि ये जो जुल्फ़िकार अहमद साहब हैं जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ तफ्तीश की, ये तो पहले उनके साथ शहजाद अकबर साहब के साथ हुआ करते थे, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। और ARU जो है या एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो एक ऐसा इदारा है जो गैर कानूनी है। अच्छा, ये एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से या शहजाद अकबर के हवाले से ये सरीना ईसा साहिबा जो हैं उन्हीं को शिकायत नहीं है। अगर आप ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते हैं तो आपको वो नज़र आता होगा, वो कहते हैं कि ये टाउट है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। और अभी डॉन के अंदर स्टोरी भी आई थी कि वो किस तरह मलिक रियाज साहब के हवाले से उन्होंने काबीना के अंदर एक लफाफा पेश किया जिसके ऊपर शीनी मिजारी साहिबा जो हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन की कि हाउ कैन यू डू दिस, हम किस तरह अप्रूवल दे दें, ये आप जो मामला हमारे साथ सामने रख रहे हैं बंद लफाफे के अंदर शहजाद अकबर साहब। तो वो और मामलात। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि कोई बंदा पार्लियामेंट के अंदर या ऑपोजिशन से ये बात नहीं कर सकता कि ये हुकूमत ने एक इदारा बनाया हुआ है एसेट रिकवरी यूनिट, ना जिसकी कानूनी कोई हैसियत है, ना पार्लियामेंट से इसके बजट की मंजूरी है, आएँ बाएँ शाएँ मारते रहते हैं। तो जो काम की बात है वो जब वो करनी हो वो कर नहीं सकते, कि कैसे एक इलीगल इदारा हुकूमत बना सकती है और उसको इलीगली जो है कैसे बजट दे सकती है जो जिसकी ओवरसाइट जो है पार्लियामेंट ने की नहीं हुई, और वो इदारा जो है जो मर्जी करता फिरे। तो ये सरीना ईसा साहिबा की शिकायत थी ARU के हवाले
हवाले से, और उनका कहना था कि जिस शख्स ने मुझे टैक्स के मामलात के लिए इन्वेस्टिगेट या इंक्वायर किया, उस शख्स का गहरा ताल्लुक़ था शहजाद अकबर साहब से, और रातों रात उन्होंने उनकी इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद मुझे नोटिसेस जारी किए और मुझे जो है इस मामले के अंदर मुलव्विस किया। इस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी थोड़ी सी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जी जो मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया गया वो तो FBR को पहले हुकूमत ने कहा कि ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से ये काम करना है, तो उनके चेयरमैन ने, FBR के चेयरमैन ने इनकार कर दिया। उनको फिर हुकूमत को निकालना पड़ा। उसके बाद वो नौशीन साहिबा को लेकर आए, तो थोड़े अरसे के लिए वो आई, उनके ऊपर भी प्रेशर था, उनको भी जाना पड़ा क्योंकि वो भी शायद ये काम नहीं करना चाह रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम तर जो कानून है वो उनके लिए ही रह गया है, और बाकी जो लोग जो हैं वो दंदनाते फिरते हैं, बावजूद इसके कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी काम करके इस मुल्क के अंदर जो है वो मज़े कर रहे हैं। अच्छा, आज जो सरीना ईसा साहिबा का कहना था, उनका ये नज़रसानी केस के हवाले से उनका कहना था कि जो उनके 7.5 लाख पाउंड्स थे वो लीगली बाहर गए। उनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई छुपा के उन्होंने दिए हों या छुपा के उन्होंने लिए। उन्होंने कहा कि जी जो टैक्स अफसर ने मेरे मामलात देखे, उन्होंने ना मेरी क्लिफ्टन की कराची की एक प्रॉपर्टी उसकी सेल प्रोसीड्स उसके अंदर इंक्लूड की, ना जो मुझे रेंट आता है वो इंक्लूड किया, ना मेरी जो बतौर अमेरिकन स्कूल के टीचर थी सैलरी थी वो इंक्लूड की, और उन्होंने अपने पास से ही जो है वो फ़ैसला सुना दिया। अच्छा, अब सरीना ईसा साहिबा और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है दे आर वेल ऑफ। सरीना ईसा साहिबा का जो बैकग्राउंड है, आज उसके हवाले से भी बात हुई, और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये एक्नॉलेज किया कि वो जानते हैं कि यूर फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, और जिस पर सरीना ईसा साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ये बता चुकी हैं कि उनकी एग्रीकल्चर लैंड ना सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर है बल्कि सिंध के अंदर भी है, और उसके अलावा भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जो 7.5 लाख पाउंड के हवाले से जो रेफरेंस के अंदर कज़िया खड़ा किया गया है, ये उनको इतनी अहमियत उसकी नहीं है, क्योंकि उनके पास ये पैसे मौजूद थे, और जितने पैसे उन्होंने भिजवाए अपने अकाउंट के थ्रू से, उतने ही पैसों से, बल्कि उससे कम पैसों की प्रॉपर्टी जो है लंदन में ख़रीदी गई। और जहाँ तक मामला है कि उन्होंने क्या कहकर पैसे भिजवाए थे, तो उसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब की भी ऑब्जर्वेशन मौजूद है, और भी 1-2 जजेस की ऑब्जर्वेशन मौजूद है। बल्कि आज तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी कह दिया, उन्होंने कहा कि जो नोमेनक्लेचर जो है पैसे भेजने का, कि आपने क्या लिख के पैसे भिजवाए थे, कि बच्चों की फ़ीस देने के लिए भिजवाए थे, कि प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए भिजवाए थे, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपने कानूनी तरीके से एक अकाउंट से अपने दूसरे फॉरेन करेंसी के अकाउंट में पैसे भिजवाए, और उससे वो प्रॉपर्टी खरीदी गई। तो अब जो इसके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी आज बात की, और उन्होंने कहा कि जब मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना, तो उस वक्त जो मैंने अपने पैसे या एसेट्स डिक्लेयर किए वो करोड़ों रुपए में थे। टू बी एग्जैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ, मेरा ख्याल है उन्होंने कहा है कि 37 करोड़ 32 लाख रुपए थे जब वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, और 2,35,000 जो है उनकी सैलरी थी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने यह भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट जो अहकामात जारी करती है, ये कोई कानून के मुताबिक होने चाहिए, कानून के तहत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 184(3) के तहत जो आपकी ताकत है, सुओ मोटो की ताकत है, उसमें आप कुछ भी कर लें। उन्होंने कहा कि आपको पैमाना जो है वो देखना होगा कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स का केस है, क्या ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस है, उसके बाद ही आप कोई कार्रवाई इसके हवाले से कर सकते हैं। और साथ जो कानून अंग्रेज़ों के दौर में बनाए गए थे और जो कॉलोनियल पावर थी उसके जाने के बाद वो फौत हो जाने चाहिए थे, उनका बेदरेग हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है और ऐसे नहीं करना चाहिए। उमर अता बंदयाल साहब ने आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से कहा कि जो आपको ये साबित करना होगा, आपको ये शो करना होगा कि जो सरीना ईसा साहब का अकाउंट है उसमें से जो पैसे भिजवाए गए उससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके जो क्रेडिट और डेबिट की हिस्ट्री है उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है,
और अगर ये आप दिखा देते हैं तो फिर हम मुतमईन हैं। तो जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि जी अभी स्टेटमेंट दे दूँ ये मैं, तो जिसके ऊपर उमर अता बंदयाल साहब कह रहे थे कि कल आप 9:30 बजे ये वो मुकदमा सुनेंगे, और एक मेंबर जो बेंच के जो जाना चाह रहे थे और शायद कल के लिए अवेलेबल ना होते, वो भी सुबह 9:30 बजे अवेलेबल होंगे और ये मुकदमा जो है चलेगा। ये जो तमाम तर केस है, इसके हवाले से आज सरीना ईसा साहिबा ने जो बातें की और जो कल भी बातें की हैं, वो कह ये रही हैं कि जो पैसे भिजवाए गए वो मेरे ज़ाती पैसे थे, जो रेफरेंस बनाया गया वो मेरे खावंद के ऊपर बनाया गया, और ये कहा गया कि ये बेनामी के पैसे हैं और मेरे खावंद ने ये कहीं कोई गैर कानूनी काम करके कमाए हैं और मेरे नाम लगा दिए और मैंने चढ़ा दिए। ऐसी बात नहीं है और आप ये नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास जवाज़ ही कोई नहीं था कि वो एक रेफरेंस की समाअत करते हुए, मैं कुछ थोड़ा सा यहाँ पे वजाहत कर देना चाहता हूँ कि जब रेफरेंस फ़ाइल किया गया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, तो ये चैलेंज कर दिया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया था कि ये जो रेफरेंस है ये हुकूमत ने गलत भेजा है, उसको कूड़ेदान में उन्होंने डाल दिया था। और साथ उन्होंने कहा था लेकिन ये जो पैसों वाले मामला आते हैं इसका हम FBI को कह देते हैं कि ये FBI जो है ये देख ले ये क्या मामला, और सरीना ईसा साहिबा को जो है वो हम कहते हैं कि वो ज़रा मामलात अपने जाके वहाँ पे सीधे करें और देखें कि ये क्या है और क्या नहीं है। उसके ऊपर ये आर्गूमेंट बिल्ड हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ये ऐसा नहीं कर सकती थी। जब आपने कह दिया था कि ये रेफरेंस ख़त्म है, तो अगला सरीना ईसा साहिबा को कहना कि तुम अब चली जाओ और ये देख लो और ये कर लो और वो कर लो, वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो गैर आइनी भी है और गैर कानूनी भी है। तो सरीना ईसा साहिबा ने आज फिर ये कहा था कि आप ये नहीं कर सकते थे, आपने किया, मैं इसमें फ़रीक नहीं थी, मैं इसमें, आपने मुझे नहीं सुना था, तो आपने ऑर्डर पास कर दिया और रिपोर्ट मंगवा रहे हैं आप FBI से। तो जिसके ऊपर मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ज़रा रुक जाइए, आप इस मुकदमे में पहले भी आई हुई हैं और आपने इस मुकदमे के अंदर जो है पहले स्टेटमेंट दी हुई है। तो वो उन्होंने बताया कि मैंने ये वो बतौर फरीक पेश नहीं हुई थी, मैं इसलिए पेश हुई थी। तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अब आप पाबंद हैं मेरे सवाल का जवाब देने की। मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ें, तो आप अपनी वो पहले वाली स्टेटमेंट पढ़ें। इस दौरान मकबूल बाकिर साहब ने सरीना ईसा साहिबा से कहा कि आप मुकदमे को, जो वो थ्रू आउट कहते रहे, और मैं परेशान हूँ कि उनकी बात क्यों नहीं लोगों को समझ आई, थ्रू आउट कहते रहे कि आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर फोकस करके अपना मुकदमा रैप अप कीजिए और दूसरी साइड यानी कि हुकूमत को आने का मौका दीजिए कि हम उनसे पूछें कि वो क्या है। तो मुनीब अख्तर साहब इसके ऊपर थोड़े नालां हुए। उन्होंने कहा कि मैं बतौर जज ऑफ दिस कोर्ट, मैं जज हूँ इस कोर्ट का और मैं बैठा हुआ हूँ बेंच के ऊपर और आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे सवाल का जवाब ही नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि ये अजीब बात है, और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पढ़ें। और इसके बाद उन्होंने, मेरा ख्याल उन्होंने खुद ही सरीना ईसा साहिबा की स्टेटमेंट जो है वो पढ़नी शुरू कर दी है। तो इस पर फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो रोस्ट्रम के ऊपर आए, और जब वो अपने कुर्सी से उठते हैं जहाँ पे सरीना साहिबा उनके साथ ही खड़ी हुई हैं, अदालत को एड्रेस कर रही हैं, तो वो जाते हैं तो बार बार चक्कर लगाते हैं कि सरीना ईसा साहिबा क्योंकि वकील नहीं है, उनको लॉ नोइंग नहीं है, तो उनको वो बार बार जाके चीज़ें बताते भी हैं और जजेस से भी कलाम करते। तो एट टाइम्स ही फील्स लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, कि वो इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और जजेस उनको कह रहे हैं कि जी आप बैठ जाएं। वो मुनीब अख्तर साहब भी उनको कहते हैं आपसे नहीं बात कर रहे, आप बैठ जाएं, ये हो जाए। तो ये एक अजीब सी एक कैफियत होती है अदालत के अंदर, एक अजीब सा माहौल होता है अदालत के अंदर, जो वहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं वो विटनेस कर रहे होते हैं। इसमें आज जो दलाइल के अंदर सरीना ईसा साहिबा ने बातें की हैं, उसके अंदर चंद नुकात हैं। एक तो ड्यू प्रोसेस का उन्होंने कह दिया, एक उन्होंने कह दिया कि FBI ने जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं की। दूसरा उन्होंने कहा कि जो रेमिटेंसेस हुई हैं या जो पैसे दिए गए हैं वो उनके अपने अकाउंट से गए और उनके दूसरे अकाउंट के अंदर UK के अंदर गए हैं।
और साथ उन्होंने कहा कि जो पैसों की वजह है वो यानी लिखनी होती है, आपने डिटेल बतानी होती है कि आप किस पर्पज़ के लिए पैसे भिजवा रहे हैं। अगर एक पर्पज़ उन्होंने लिखा था कि मैं बच्चों की फ़ीस के लिए भिजवा रही हूँ और बाद में प्रॉपर्टी उससे ख़रीद ली, तो उससे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कल की इस पर ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि फ़र्क वाकई नहीं पड़ता। तो ये जो इतना स्ट्रेन है इसके अंदर, और ये 7.5 लाख पाउंड की रकम है जो उन्होंने भिजवाई हुई है इसके अंदर, ये जो इतना स्ट्रेन आपको नज़र आ रहा है इस मुकदमे के अंदर, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, ये जो जवाज़ अदालत के अंदर पेश किए जाते हैं, बार बार कभी मुकदमा इधर निकल जाता है, कभी मुकदमा उधर निकल जाता है, उसकी वजूहात मौजूद हैं। क्योंकि जजेस अब ये महसूस करते हैं, और आज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस बात को कहा भी, और उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की वाइफ जब आर्गू कर रही थी तो उन्होंने कहा कि हमें आपके अंदाज़ा है, तकलीफ़ का अंदाज़ा है, और उन्होंने ये भी कहा कि जब आप आर्ग्यू कर रही होती हैं तो हमें पता होता है कि आप बतौर वकील आर्ग्यू नहीं कर रही हैं। हम ये बात बखूबी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ काजी फ़ायज़ ईसा साहब क्या कह रहे थे आज, उन्होंने कहा कि जी ये जो मुकदमा है इसमें मेरी बीवी जो है खड़ी हुई हैं, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनसे ऐसे सवालात किए कि फिर उनको रोना आ गया सरीना ईसा साहिबा को। तो उनका कहना था कि कल ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है, जजिस को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी बीवियाँ यहाँ पे खड़ी हों, फिर आप क्या करेंगे। तो मैं उस वक्त नोट्स ले रहा था तो मेरा ध्यान नोट्स लेने की तरफ था। मैं ये नहीं देख पाया कि किस जज ने ये रिमार्क दिया, लेकिन बेंच के ऊपर बैठे हुए एक जज साहब ने कहा कि दिस इज़ नॉट ऑल राइट, ये मुनासिब बात नहीं की है आपने जजिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी ऐसा ही महसूस करते हैं कि जो उनके साथ हो रहा है वो इंतहाई गैर मुनासिब है, और फैज़ाबाद धरने के केस के हवाले से उनको जो है वो सज़ा दी जा रही है रेफरेंस भिजवा के। मुकदमे के अंदर है कुछ नहीं, हम बता चुके हैं कि ये पैसे पड़े हुए हैं, ये इस अकाउंट से भिजवाए हैं, और ये ज़राए हैं, ये हमारी इनकम है, हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे घर है, हमारा नहीं, सरीना ईसा साहिबा का है। और उन्होंने अपना भी आज बताया कि मेरे पास भी इतने पैसे थे। तो मुकदमे की समाअत कल तक चली गई है, और कल काजी फ़ायज़ ईसा साहब अदालत को ये बताएंगे कि उनका इन पैसों से कोई ताल्लुक़ नहीं है जो सरीना ईसा साहिबा ने भिजवाए, उनका इस अकाउंट से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है जिस अकाउंट से सरीना ईसा साहिबा ने भिजवाए हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन भी कोई नहीं है इस पैसों के अंदर, क्योंकि ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उनको कहा है कि ये आपने कल बताना है। तो वो कल बताएंगे, और हम आपको साथ साथ कोशिश करेंगे कि जल्दी फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जजमेंट दे रखी है, उस जजमेंट के अंदर उन्होंने किन किन एजेंसीज़ को बुलाया, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, वो कैसे वजूद में आई, उनकी फ़ंडिंग के मामलात के ऊपर वो पैसे कहाँ से लेते हैं, इलेक्शन उन्होंने कैसे लड़े हैं, इलेक्शन की कैंपेनें उन्होंने किस पैसे से चलाई हैं, वो श्राउडेड इन मिस्ट्री क्यों है, उनके ऊपर पर्दा चादर क्यों चढ़ाई गई हुई है, उसका क्यों पता नहीं चला, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस बारे में क्या क्या कहा था, वो जल्दी आपके वो भी गोश गुजार करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।